तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। ठीक है, ठीक। यस सर। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी? यस सर। क्या क्यू को हम एन ही कह सकते हैं क्वांटाइजेशन Yes, ऑफ sir. चार्ज के कॉन्सेप्ट से? ठीक बात बोली? तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो? सर ऑप्शन ए है। फर्स्ट आर। बढ़िया। तो इजी क्वेश्चन था, बस ये बात पहचाननी थी कि आई को क्या डालना है, क्यू बाई टी, और क्यू को क्या डालना है, एनी। तो मैं चाहता हूँ सेकंड ट्राई करो तुम लोग। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू को एनी डाल दिया है फर्स्ट ऑप्शन के लिए। कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है? आई इक्वल्स टू एनी बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी और क्यू को एनी डाल दो। तो क्या इस क्वेश्चन में एरिया का कोई यूज है? नो सर। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए डाल रखा है, कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो सॉल्व कर दो, कितना आता है? टेन एम्पियर। कितना आ रहा है? 10 एम्पीयर आ रहा है। यस सर। बढ़िया। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जो भी हमने देखा, और क्यू को एनी डालना है बस। तो फर्स्ट और सेकंड सिमिलर कॉन्सेप्ट है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी और क्यू को क्या डालना है, एनी। ये फॉर्मूला लगाओ, इससे आंसर आ जाएगा सेकंड का भी। अगर 10 एम्पीयर आ रहा है तो ठीक है, अगर कुछ और आ रहा है तो मैं 100 करके दिखाऊं। क्या थर्ड क्वेश्चन आज हमने कर लिया सिमिलर कॉन्सेप्ट? यस सर। तो इसमें कह रहा है इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मेक्स दिस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 6.6 × 10⁻15 क्या है? ये क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? 6.6 × 10⁻15 सर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। क्या ये फ्रीक्वेंसी लग रहा है? यस सर। क्या आज हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी या क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी? तब लगाओ फटाफट, देखो आता है इससे आंसर। देखो 1 मिली एम्पीयर आ रहा है या कुछ और आ रहा है? आना तो 1 मिली एम्पीयर चाहिए।
कितना आंसर आया तुम लोगों को? सर 1 मिली एम्पियर ही आ रहा है। बढ़िया, 1 मिलियन पे आ रहा तो परफेक्ट है। कुछ और आ रहा तो मैं करके बट सर दिखाऊं। टॉप वैल्यू आ रही थी। कितनी? तो एक बार करके दिखा लो आप। सर मेरी तो 1.056 आ रही थी। अच्छा देखते हैं। इस क्वेश्चन में रेडियस की कोई जरूरत थी या नहीं थी? चार्ज कितना पुट करा? 1.6 × 10⁻19। और फ्रिक्वेंसी कितनी की बनती है हमें? 6.6 into 10⁻15। 6.6 × 10⁻15। सही बात है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? क्या 10.56 × 10⁻⁻4 आ रहा है? यस सर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 1.056 × 10⁻³ 10⁻³ को मैंने क्या लिख दिया? मिली। तो मेरे हिसाब से Yes, तो इजी क्वेश्चन था ये। yes sir। ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes sir। ठीक है, आप देखते हैं रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या चलता है इसमें। ध्यान से देखना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या सबको सिलेंडर दिख रहा है? ठीक है, जो ब्लैक कलर का पार्ट है ये हॉलो है। अब मैं जानना चाहता हूं करंट इस बार कहां से एंटर कर रही है? ई से। और एग्जिट कहां से कर रही है? एफ से। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ई एफ निकालना है। तो ये किस लेवल का क्वेश्चन लग रहा है? अभी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बना दिया मैंने, लेवल 3 है। सब लोग क्वेश्चन समझ में आया? इस बार करंट एंटर कहां से कर रही है? ई से। और एग्जिट कहां से कर रही है? एफ से। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सर लैटरल सरफेस एरिया लेंगे। तो रो बी अपॉन पाई डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पहले मैं ये चाहता हूं कि जो ये सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर मैंने ग्रीन कलर का एलिमेंट बना दिया है क्या? यस दिख सर। रहा है सबको? कितनी डिस्टेंस पे? यस सर। और इस ग्रीन कलर की एलिमेंट की थिकनेस कितनी है? dx। dx। तो ये सोचो कि जैसे कि भाई ग्रीन कलर का एलिमेंट समझ में आया सबको? तो जो ग्रीन कलर का बनाया है, क्या वो भी एक सिलेंडर है? यस सर। ठीक है, तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना लिखूंगा ग्रीन कलर वाले सिलेंडर के क्रॉस? रो एल अपॉन एरिया। अब यहाँ पे एल क्या होगा? एल का मतलब होता है जहां से करंट एंटर करे और एग्जिट करे। तो क्या यहाँ पर लेंथ डी एक्स होगी? यस सर। थोड़ा विजुलाइज करो। अपॉन एरिया। एरिया होता है एरिया ऑफ
पार्ट वे करंट स्प्रेड। यहाँ जो ग्रीन कलर का सिलेंडर बनाया उसका एरिया मुझे लगता है 2 पाई एक्सएल होगा क्या? थोड़ा ध्यान से देखो भाई, लेवल 3 का क्वेश्चन है। पहले मैं चाहता हूं कि जो ये मेरा सिलेंडर है रेड कलर और ब्लैक कलर वाला, इसके बीच में तुम्हें दिख क्या रहा है? मुझे तो बहुत सारे पतले पतले सिलेंडर दिख रहे हैं जो ब्लैक वाले पार्ट से स्टार्ट हुए और रेड तक जाकर खत्म हो गए। सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर, ऐसे कॉइलिंग क्या होती आ रही है। जैसे रोल होते हैं, रोल पेपर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। तो थोड़ा सोचो मैं रोल पेपर के बारे में क्या बोलना चाह रहा हूँ। रोल पेपर को खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, तो छोटा होता जाएगा क्या? मतलब पतला होता जाएगा। यस सर। तो वैसा कुछ दिख रहा है मुझे। अगर मैं साइड से देखूं तो साइड से मुझे क्या दिख रहा है? रोल पेपर जैसा दिख रहा है। तो क्या रोल पेपर में बहुत सारे रोल्स होते हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं? तो अगर ये एलिमेंट समझ में आ गया तो काम खत्म। इसके बाद तो फिर इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। लोअर लिमिट ए लग रही है, अपर लिमिट बी लग रही है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, और क्वेश्चन सॉल्व करो, 10 से 50 क्वेश्चन और सॉल्व करो, तब उसका भी अंडरस्टैंडिंग गेन होगी। सर 2 पाई एक्सएल वाला एक बार वापस बता दीजिए। जो हमारा करंट है उसमें इस ग्रीन कलर का एरिया क्या होगा? तो ग्रीन वाला तो हमारा सिलेंडर ही है ना। हाँ, ग्रीन वाला सिलेंडर है, उसका कट सरफेस एरिया क्या होगा? तो सिलेंडर का सरफेस 2 पाई आर एच। बस वही लिखा है मैंने। करंट यहाँ पे कट सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है क्या? क्या सबको पता है dx बाई ओके एक्स का इंटीग्रेशन? यस सर। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा परेशान करता है, बट धीमे धीमे एक्सेप्टेंस आती है इस क्वेश्चन में। क्या इसको मैं log b माइनस log a कह सकता हूँ? एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? तो क्या log b माइनस log a को log b बाई a कह सकता हूँ? यस सर। ठीक है। जब इस टाइप का कॉन्सेप्ट आता है तो पहली बार में बहुत मुश्किल लगता है, दूसरी बार में ठीक लगता है, तीसरी बार में अपने आप बनने लगता है। तो जरूरी बात है कि ऐसे क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करें हम लोग। तो इस क्वेश्चन में ये मेन बात थी कि आपको एक एलिमेंट लेना है ग्रीन कलर का और उस एलिमेंट को इंटीग्रेट करना है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। और मैंने इसको बोला लेवल 3, इसका मतलब ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। पहले लेवल 1 लेवल 2 की प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछना मुझसे। ठीक है, आप देखते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ वायर से क्या होता है। क्या आज हमने फॉर्मूला पढ़ा R इक्वल टू रो एल बाई ए? सही बात है। अगर हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर इंक्रीज होगी। इंक्रीज हो जाएगी। और एरिया? खत्म हो जाएगा। सर एरिया कंजर्व्ड रहेगा। बताओ भाई। सर मुझे तो एरिया लगता है कंजर्व्ड रहेगा। एरिया डिक्रीज हो जाएगा, वायर पतला हो जाएगा। क्या लगता है तुम लोगों को? सर सॉरी वॉल्यूम कंजर्व्ड रहता है। सॉरी हाँ, वॉल्यूम कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इसका मतलब अगर जब किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं
तो उसमें वॉल्यूम कंजर्वेशन दिमाग में रहना चाहिए। मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उससे क्या बन गया, ये रो एल स्क्वायर बाई एल को वॉल्यूम कह सकते हैं क्या? बताओ भाई। वायर को स्ट्रेच करने पर रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कांस्टेंट रहेगी। सर कांस्टेंट वो तो रहेगी। कांस्टेंट रहेगी, उस पे नहीं पड़ेगा। सही बात है ना? और वॉल्यूम? यस सर, तो वो भी कांस्टेंट रहेगी। वो भी कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अगर मैंने वायर को स्ट्रेच करा और लेंथ ट्रिपल कर दी तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 9 टाइम्स इंक्रीज। 9 टाइम्स। और रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कांस्टेंट रहेगी वो। वो तो सेम रहेगी जितनी पहले थी। ठीक बात है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या हम लोग डेंसिटी समझते हैं? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। क्या डेंसिटी को मास बाई वॉल्यूम कहते हैं? तो वॉल्यूम को हम लोग क्या ले सकते हैं? मास बाई डेंसिटी। बताओ भाई सब लोग। क्या वॉल्यूम को मास बाई डेंसिटी कह सकते हैं? यस सर। तो क्या हमारा रेजिस्टेंस हो गया प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाई मास? क्योंकि रेजिस्टिविटी और डेंसिटी तो कांस्टेंट है। मास भी कांस्टेंट कह सकते हो अगर सेम वायर है तब। तो इसमें कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, उससे क्लियर होगा कि कैसे सॉल्व होगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं हम लोग? नहीं 3 नहीं, सॉरी 4। क्वेश्चन नंबर 4। If a wire is stretched to make it 0.1% longer, then its resistance will. फोर और 5 में से जो तुम्हें आता है वो बता सकते हो। मुझे लगता है 5 ज्यादा इजी है क्या? सर 5 में तो तो 5 का तो डी है रेजिस्टिविटी क्योंकि होती है। रेजिस्टिविटी पूछा है। 5 में तो रेजिस्टिविटी पूछा है तो वो तो सेम ही रहेगा। यस सर। अब 4 के बारे में थोड़ा और कोशिश करूं। If a wire सर is 4 stretched to में make it 0.1% longer, तो क्या स्ट्रेच करा है? यस सर। जब भी स्ट्रेच करता है तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब तुम लोगों को एरर मेथड पता है? यस सर। डेल्टा एरर मेथड कहता है डेल्टा आर बाई आर को क्या ले सकते हो? डेल्टा एल बाई एल, और जो भी पावर है वो आगे आ जाती है।
बट ये मेथड तभी चलेगा जब परसेंटेज चेंज 5% से क्या हो, कम हो या ज्यादा हो, कम हो। कम हो। 5% से कम हो, सीधा ही लगा देना। तो अगर लेंथ मैंने 1% बढ़ाई है तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या रेजिस्टेंस सीधा 2% बढ़ जाएगा? डेल्टा आर बाई आर वाले फॉर्मूले में अगर इंटू 100 कर दो तो ये परसेंटेज बन जाता है। डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इक्वल टू 2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया? ट्वाइस ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। सही लिखा है मैंने? जितना भी लेंथ में चेंज होगा क्या उसका डबल परसेंटेज होगा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस? Yes, sir. बट उसके लिए बहुत जरूरी बात क्या है? परसेंटेज चेंज 5% से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? तो कम होना चाहिए। बस कम है तो सीधा डबल कर देना। तो फोर्थ क्वेश्चन में कितना बार स्टिच करा गया है? तो 0.1%, तो इसका आंसर फिर क्या होगा? 0.2% इंक्रीज। हाँ, और देखो ए और बी में एक में इंक्रीज बोला गया है, दूसरे में डिक्रीज बोला गया है। तो अगर लेंथ इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी पक्का क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो क्या अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेट इज दिस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टिविटी कहना चाह रहा हूं क्या मैं? ठीक है, सर ऑप्शन ए आ रहा है। आर इक्वल टू रो एल बाई ए लगा दो, बस काम खत्म। रेजिस्टेंस ऑफ ए क्यूब ऑफ लेंथ दिस, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। फर्स्ट आ रहा है? यस सर। परफेक्ट लग रहा है। Yes, sir. First ही आ रहा है. सिंपल, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, राइट। लेंथ कितनी डाली? Sir, 0.5. 10 to 2 0.5। और एरिया? Sir, 2.5. 0.25 डालना चाहिए मेरे हिसाब से। यस सर वही डाला। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखूं। सर इसका ऑप्शन बी होगा। A piece of wire of resistance 4 ohm is bent through 180 degree at its midpoint and the two halves are to stick together। तो अगर 4 ohm को बीच से बेंड कर दिया तो इसका क्या मतलब लग रहा है? सर लेंथ इसकी हाफ कर दी है तो रेजिस्टिविटी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। मुझे लगता है ये ऐसा करना चाह रहा है कि भाई एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है,
अब इसको बीच से हमने बेंड कर दिया है, तो ऐसा कुछ बना दिया है क्या? अब क्या लगता है, इन वायर को हमने आपस में ट्विस्टिंग कर दी है, तो ये 2 ओम और 2 ओम कैसे लग रहे हैं, सीरीज में या पैरेलल में? तो पैरेलल। तो फिर तो 1 ओम आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पैरेलल में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और अगर सीरीज है तब क्या लिखना चाहिए मुझे? R1 प्लस R2। ठीक बात है। तो इसका आंसर 8 ओम होगा या 1 ओम होगा? 1 ओम। 1 ओम। 1 ohm sir. ठीक है, आई होप लॉजिकल लगा। क्या रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है? Yes sir करता है. बढ़िया। यस सर। क्या रेजिस्टिविटी का कोई ऐसा फॉर्मूला होता है, रो इज इक्वल टू m अपॉन नीट n स्क्वायर टाउ? ऐसा फॉर्मूला तुम लोगों को पता है? Yes, sir. ठीक है, कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? 1 by रे... सर 1 हाँ, अपॉन 1 बाई रो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट? तो अगर मैं मेटल्स की बात करता हूँ, तो टेम्परेचर राइज करने पर मेटल्स की रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है? स्पेशली कॉपर के लिए पूछता है। तो अगर मैं टेम्परेचर राइज कर रहा हूँ तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी ज्यादा हो रही है या कम हो रही है? रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। हाँ, उसका रीजन पता है किसी को? टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव करते हैं, जिससे मोर तो फ्रिक्वेंट जल्दी कोलिजन कोलाइड होगा। करते हैं। मोर फ्रिक्वेंट कोलिजन होगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। और नंबर ऑफ जो स्मॉल है, नंबर डेंसिटी, वो मेटल्स के लिए ऑलमोस्ट क्या रहती है? कांस्टेंट। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की और इंसुलेटर की। इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का? टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए एक फॉर्मूला आता है, लगाएंगे हम लोग ऐसा, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा हमारा एक कांस्टेंट है, जिसको हम बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मेटल के लिए अल्फा कैसा है? पॉजिटिव। एंड सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कम. ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछते हैं एग्जाम में काफी। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा मेटल्स पे और सेमीकंडक्टर पे? अगर ये दोनों बात समझ में आ रही हो तो आगे बढ़े। यस अब बात सर। करते हैं एलॉयज की। अगर एलॉयज का टेम्परेचर राइज करोगे तो रेजिस्टेंस रैपिडली चेंज होगा या ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा? क्या लगता है?
इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, पर बहुत ज्यादा या बहुत कम? सर नेग्लिजिबल अमाउंट। टेम्परेचर राइज करने पर रेजिस्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज होती है। अल्फा पॉजिटिव तो होता है बट स्मॉल। इसका मतलब ऑलमोस्ट हम क्या बोलेंगे एलॉयज में? टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ज्यादा है या नेग्लिजिबल है? तो नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल है। कुछ एलॉयज का नाम लिख दे रहा हूं, नाइक्रोम, मैग्नीन, यूरेका, कॉन्स्टेंटाइन। फ्रिक्वेंटली यही यूज होता है फिजिक्स में। तो अब क्वेश्चन में वापस आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो क्या लगता है क्या होने वाला चाहिए। On increasing the temperature of a conductor, its resistance increases because the relaxation time decreases। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फालतू बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना। सर ऑप्शन ए। ए ऑप्शन लग रहा है मुझे। सर कैसे? कैसे? जैसे पढ़ा था अभी। क्या पढ़ा था अभी मैंने? क्या पढ़ाया था? ध्यान से सुनो। बताया नहीं बताया मैंने इसके बारे में भी? ध्यान से सुनो भी क्या बताया गया। देखो मैंने कुछ लिखा हुआ है। अगर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो टेम्परेचर राइज करने पर टाउ कम होगा, बट सेमीकंडक्टर में बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं टेम्परेचर राइज करने पर। तो बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होता है, नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर डोमिनेटिंग इफेक्ट किसका होगा सेमीकंडक्टर में? नंबर डेंसिटी का। नंबर डेंसिटी का। और मेटल्स में किसका है? तो मेटल से रिलैक्सेशन टाइम का। मेटल्स में रिलैक्सेशन टाइम टाउ का है, क्योंकि नंबर डेंसिटी तो कांस्टेंट रहती है। तो ध्यान से सुनो भाई किसके लिए क्या बताया जा रहा है, नहीं तो एग्जाम में ऑप्शन तो घुमा देंगे। देखो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल फालतू है, मास पे इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो तुम्हें ए और सी में डाउट आ सकता था। तो क्या ये कंडक्टर है? तो कंडक्टर में मैंने स्पेशली मना करा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा या ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट रहती है मेटल्स में। मेन इफेक्ट किसका है? रिलैक्सेशन टाइम का। ठीक बात है। यस सर। नो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 और 7 में मुझे लगता है पहले 7 करना चाहिए फिर 6 ट्राई करेंगे। पहले 7 देखो। A wire of resistance 12 ohm is bent to form a complete circle of radius this. The resistance between its two diametrically opposite points A and B. वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम। 12 ओम। तो ऊपर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। और नीचे वाले पार्ट का भी 3 ओम। नहीं सॉरी, ऊपर वाले पार्ट का 6 ओम। यस सर। और नीचे वाले का भी 6 ओम, हाफ हो जाएगा ना। यस सर। यस सर 3 आ जाएगा। अब ये 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में कितना हो गया? सर 3 ओम आ जाएगा। 3 ओम। तुम लोग समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। मतलब इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनो, बस बन जाएगी बात। मैंने बोला अगर पूरे वायर का रेजिस्टेंस R ओम है तो ऊपर ले कितना है? R/2। और नीचे ले कितना है? R/2।
अभी r/2 और r/2 कैसे हैं? पैरेलल में। कितना हो जाएगा? r/4। सही बात है। अब Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दो, ये अच्छा क्वेश्चन है। A wire of resistance 12 ohm per meter, अब ये 12 ohm नहीं बोला है, 12 ohm per meter is bent to form a complete circle of radius 10 centimeter. 6 to 7 में डिफरेंस समझ में आ रहा है? Yes, sir. इस बार 12 ohm per meter बोला गया है। तो रेजिस्टेंस मैं निकालूंगा 12 ohm per meter इनटू टोटल लेंथ कितनी होगी 2 pi r। सही है। Yes, sir. और r कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, मतलब 1/10। 0.1. तो क्या 2.4 pi आ गया टोटल वायर का रेजिस्टेंस। तो ऊपर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है 1.2 pi। 1.2 pi. नीचे वाले का 1.2 pi। अब क्या ये आपस में पैरेलल में है? 4.6 pi. तो Yes, 0.6 pi होना चाहिए इसका आंसर। देखें ऑप्शन। Yes, sir. यहाँ तक की बात समझ में आई ना मैंने क्या बताया? 0.6 pi देख लो कोई ऑप्शन है या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे। आई होप क्लियर हुआ मैंने क्या बताया। तो एक आखिरी Yes, क्वेश्चन sir. देख लो, क्वेश्चन नंबर